Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 7th of March 2022, Monday. Motivation of the day is unsuccessful people make their decision based on current situations. Successful people make their decisions based on where they want to be. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे, जहाँ पर पहले न्यूज़ गति शक्ति स्कीम से रिलेटेड है और सेकेंड न्यूज़ में हम रशिया यूक्रेन क्राइसिस का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे रिलेटेड दो न्यूज़ कवर करेंगे एंड थर्ड न्यूज़ विल बी अबाउट SFBs दैट आर सीकिंग ईज ऑफ लिस्टिंग टाइम कैप। इन सब के अलावा हम कुछ शॉर्ट न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे दैट आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट वाया UAE, क्रेडिट एवेन्यू यूनिकॉर्न, GST Council decision on lower tax slab, and last news is all about the IPO market slowdown in financial year 22। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। 81 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स मेक इट टू गति शक्ति लिस्ट। सो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने 81 हाई इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं all across the infrastructure ministries. For what? For government's Gati Shakti initiative or Gati Shakti scheme. That is one of the ambitious program of Government of India for promoting the infrastructure development, more specifically integrated multimodal transportation related infrastructure. और ये जितने भी 81 हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट हैं जो कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं दैट विल बी क्लोजली मॉनिटर्ड इन फाइनेंशियल ईयर 23 एज पर द ऑफिशियल दोज हु आर अवेयर अबाउट दिस मैटर। और जो 81 हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट दैट इज NICDC, की एक्सप्रेसवेज, हाईवे सच एज अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे, all these are government's priority projects under this Gati Shakti initiative. So expressways, highways, broadband projects, all these are actually identified as 81 high impact project by Gati Shakti nodal agency. और अगर डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो 50%, 81 जो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें से 50% प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स गवर्नमेंट इज गिविंग फोकस टू द रोड डेवलपमेंट एंड रोड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू गति शक्ति इनिशिएटिव। और जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस में उनका कहना है कि जितने भी प्रोजेक्ट जो 81 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं इनको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। और चूंकि गवर्नमेंट का इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 4 प्रायोरिटीज़ में गति शक्ति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ है। 4 प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट ने सेट करी हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, जिसमें से गति शक्ति इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रायोरिटी दैट गवर्नमेंट हैज सेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स को 81 प्रोजेक्ट्स को क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा कि उनके पास प्रॉपर फंडिंग है, वो टाइमलाइन मैनर में कंप्लीट हो रहे हैं, जिससे कि उनका स्पीड इम्प्लीमेंटेशन हो पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्पीड में हो पाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाए, डिमांड क्रिएशन हो पाए, एंड डेफिनेटली दैट विल एक्सेलरेट द ग्रोथ। तो गवर्नमेंट थ्रू गति शक्ति अदर ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना चाह रही है। दैट इज वन ऑफ द prime focus of this particular initiative. Gati Shakti, it is a digital portal, is currently in a test phase as per the official aware about this matter। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि टेस्टिंग फेज में अगर कोई बहुत बड़े ग्लिचेस नहीं आते हैं तो इसका फुल फ्लेज जो लॉन्च है वो मार्च के मंथ तक हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी मार्च के एंड तक फिलहाल गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियली लॉन्च करने की तैयारी में है गति शक्ति डिजिटल पोर्टल को। अभी के लिए क्या किया जा रहा है, एक्सरसाइज करी जा रही, बहुत सारे डेटा को इंटीग्रेट किया जा रहा है, डेटा कलेक्शन किया जा रहा है, एग्जिस्टिंग पोर्टल्स में जो ग्लिचेस हैं, जो एरर्स हैं, जो बग्स हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करी जा रही है। जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है फॉर डेटा इंटीग्रेशन। जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे हो, उनमें कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया जा रहा है, जिससे कि जब ये प्रोजेक्ट गति शक्ति इनिशिएटिव डिजिटल पोर्टल जब ये फुली लॉन्च हो तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस गवर्नमेंट को ना फेस करने पड़े। एंड माइंड इट स्टूडेंट,
फॉर स्टेट गवर्नमेंट दिस गति शक्ति डिजिटल पोर्टल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बजट में गवर्नमेंट ने 1 ट्रिलियन, गवर्नमेंट हेयर मीन्स यूनियन गवर्नमेंट ने 1 ट्रिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट्स को देने का प्रॉमिस किया है, स्पेशली फॉर मल्टी मोडल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो उस लिहाज से गति शक्ति डिजिटल पोर्टल स्टेट्स गवर्नमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उनको भी ऑन बोर्ड लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गति शक्ति मिशन, एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज और द ऑफिशियल्स और डिपार्टमेंट्स आर एक्चुअली testing this portal for unforeseen challenges. So these are the Gati Shakti priorities. So develop online tool for obtaining clearances such as environment and CRZ. तो ये सारे जो important functions होंगे वो गति शक्ति का platform जो है वो perform करेगा. Identification of any critical gap to fix the connectivity issue, ensure all states and ministry that they are implementing infrastructure using गति शक्ति tool as well. तो जो इंटीग्रेशन सिनर्जी डेवलप करने की जो बात है वो गवर्नमेंट का फोकस है फिलहाल के लिए इस गति शक्ति डिजिटल पोर्टल से। तो सारे क्लियरेंसेस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो हर्डल्स होंगे उन सबको एक सिंगल पोर्टल में टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ला रही है। एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स that has been identified under 81 high impact projects। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको 81 के ग्रुप में डाला गया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। रशियन ऑयल फर्म्स ऑफर बिग डिस्काउंट्स टू इंडिया। सो रशिया यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड जो भी जितनी भी न्यूज़ हैं पेज नंबर 4 में उनको एक सेक्शन में डिस्कस करेंगे आज हम। तो इस पर्टिकुलर क्राइसिस की वजह से और जिस तरह से स्ट्रिंजेंट सैंक्शन इम्पोज किए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, यूरोपियन नेशंस ने, यूरोपियन यूनियन ने और यूएस ने रशिया पर, उससे डेफिनेटली रशिया का जो बिजनेस है, जो रशिया का ट्रेड है वो इम्पैक्ट कर रहा है। और उसको लेकर के जो रशियन ऑयल कंपनीज हैं दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेंटेन देयर बिजनेस, एंड फॉर दैट दे आर ऑफरिंग ह्यूज डिस्काउंट्स टू इंडिया। इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर रशिया। और जिस तरह से सेंक्शन लगे हैं, स्ट्रिंजेंट सेंक्शन लगे हैं, जिस तरह से बैन किया गया है रशियन कंपनीज़ को, रशियन बैंक्स को, तो जितनी भी रशियन ऑयल कंपनीज़ हैं वो फ़िलहाल के लिए इस इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करना चाह रही हैं। और मिनिमाइज़ करने के लिए दे आर ऑफरिंग ह्यूज डिस्काउंट ऑन वन ऑफ द कमोडिटी दैट दे प्रोड्यूस हैविली, दैट इज़ ऑयल। और ऑयल का सबसे सिग्निफिकेंट हम बोल सकते हैं जो इम्पोर्टर कंट्री है वो कौन है? इंडिया। और इंडिया और रशिया के अगर ट्रेड रिलेशन को भी देखें तो इंडिया रशिया are highly integrated trade partners, and for that Russian oil companies are offering huge discount to India। और उसके लिए उन्होंने सिर्फ एक कंडीशन रखी है कि जो भी पेमेंट मैकेनिज्म गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, बायलैटरल पेमेंट मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया एंड रशिया, वो स्विफ्ट के बैन के बाद जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है वो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट अप्रूव कर दे। तो जो भी पेमेंट मैकेनिज्म है वो स्विफ्ट को बाईपास करता हुआ या स्विफ्ट बैन को बाईपास करता हुआ जल्दी से जल्दी अगर गवर्नमेंट अप्रूव करती है तो जो रशियन ऑयल कंपनीज हैं वो इंडिया को ह्यूज डिस्काउंट ऑफर करेंगी ऑयल के केस में। एंड अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज Russian oil firms are actually offering 25 to 27% discount on Brent crude oil प्राइसेस। तो डेटेड जो ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस है उसमें 25 से 27% का डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं रशियन ऑयल कंपनीज, एंड जिसमें स्टेट ओन्ड रोज नेफ्ट जो है सबसे बड़ी कंपनी है, द बिगेस्ट ऑयल कंपनी जो कि इंडिया को क्रूड ऑयल सप्लाई करती है। और लास्ट ईयर ही इस कंपनी ने, रोजनेफ्ट ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फॉर द सप्लाई ऑफ अप टू 2 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल टू इंडिया। जब लास्ट ईयर जो पुतिन थे उनकी विजिट इंडिया में हुई थी तो इस डील को साइन किया गया था। रोजनेफ्ट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और पिछले कुछ कपल ऑफ ईयर से इंडिया भी इस पर्टिकुलर एफर्ट्स को ज़्यादा अच्छे से परस्यू कर रहा है या ज़्यादा स्पीड में परस्यू कर रहा है कि इंडिया की जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी मीन्स ऑयल इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो कि मिडिल ईस्ट पर सबसे ज़्यादा है, उसको डाइवर्सिफाई करे इंडिया। क्योंकि ये जो रीजन है मिडिल ईस्ट, दैट इज दिस पर्टिकुलर रीजन इज़ हाईली वोलेटाइल।
और एक ही वैसे भी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से पैंडेमिक ने ये कंट्रीज़ को और कंपनीज़ को दोनों को रियलाइज़ किया है कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया भी इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। इंडिया भी अपनी जो ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट पर है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है टू रशिया एंड यूएस सिंस कपल ऑफ ईयर्स। और सोर्सेस का कहना है कि जो डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं रशियन कंपनीज दे आर एक्चुअली टेम्पटिंग, लेकिन पेमेंट को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है क्योंकि स्विफ्ट से बैन के बाद इट इज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियन कंपनीज टू पे फॉर रशियन ऑयल कंपनीज। और उसी के लिए जो गवर्नमेंट है वो ऑल्टरनेट मैकेनिज्म बाईलेटरल मैकेनिज्म पर वर्क कर रही है और यही कंडीशन रखी है ऑयल कंपनीज ने कि आप जल्दी से जल्दी उस बाईलेटरल पेमेंट सिस्टम को एक्टिव करिए। वी विल प्रोवाइड यू 25 to 27% डिस्काउंट ऑन डेटेड ब्रेंट ऑयल प्राइस। एंड माइंडेड स्टूडेंट, जो ब्रेंट ऑयल का जो प्राइस है इस समय $100 पर बैरल से भी क्रॉस कर चुका है। इंडिया इज़ वन ऑफ द इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। हमारा जो मैक्सिमम बिल जाता है इम्पोर्ट बिल दैट गोज टू क्रूड ऑयल एंड गोल्ड। और अगर क्रूड ऑयल के केस में स्पेशली ब्रेंट के केस में अगर इंडिया को 25 to 27% डिस्काउंट लग रहा है मिल रहा है, डेफिनेटली इट विल हेल्प द इंडिया टू रिड्यूस इट्स import bill, maintain its balance of payment, maintain its fiscal deficit, control the inflation in the economy, and it will also help for the revival of the economy after the pandemic. But still, companies and Indian bankers are very cautious before opening up trade with Russia, as it should not be seen as funding Russian invasion of Ukraine. तो गवर्नमेंट ये भी इमेज नहीं चाह रही, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एग्री करती है इस डिस्काउंट को अवेल करने का और रशिया के साथ बिजनेस को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करती है, तो कहीं ना कहीं इंडिया पर ये एलिगेशन लगेंगे कि इंडिया जो है वो रशिया को फंड कर रहा है थ्रू ट्रेड फॉर दिस पर्टिकुलर इन्वेजन अगेंस्ट यूक्रेन। तो ये इमेज भी इंडिया नहीं चाहता। तो लेट्स सी कैसे इस पर्टिकुलर डिस्काउंट को गवर्नमेंट एंटिसिपेट करती है और एक्सेप्ट करती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप दैट आर ऑल्सो रिलेटेड टू रशिया Ukraine crisis. Financial year 23 wheat export could reach 10 metric ton if crisis persists. Because of the impact of Russia-Ukraine crisis, data reflects that India का जो wheat export है वो नया रिकॉर्ड टच कर सकता है। 10 मिलियन टन्स का इंडिया का wheat का एक्सपोर्ट पहुंच सकता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, जो कि इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 22 में अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन टन का रहा है। और अगर ग्लोबल मार्केट कंडीशंस चॉपी रहती हैं, नो कम्स आर इम्पोज्ड ऑन आउटबाउंड शिपमेंट, देन इंडिया कुड अचीव दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हीट एक्सपोर्ट। तो बहुत सारी ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म्स और मार्केट वॉचर्स ने कहा है कि अगर रशिया यूक्रेन क्राइसिस जल्दी ख़त्म नहीं होती तो it will not only attract the global players to India but also push the price of Indian wheat further. हालांकि अभी भी इंडियन व्हीट के जो प्राइसेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली $320 पर टन तक पहुंच, 320 पर टन से लेकर के $360 पर टन तक पहुंच गए हैं विद इन 10 days, 10 दिन के अंदर 320 से 360 का इंक्रीज देखने को मिला है वीट के प्राइसेस में बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। और ये कहना है ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म्स का कि अगर ये कंटिन्यू रहता है, ये क्राइसिस और लॉन्गर टाइम तक कंटिन्यू रहता है, तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द प्राइस फर्दर। And as per the February end, India has already reached 6.6 million tons of export. And by the end of March, the outbound shipment will reach approximately 7 million tons. So India is the spot market for global wheat. I hope many of you might be knowing. And because of this bullish impact, bullish phase, or because of Russia-Ukraine crisis, this wheat commodity prices are actually increasing. And this is the volume of wheat export since financial year 2017. हम देख सकते हैं कि 21 और 22 में एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देखने को मिल रहा है और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 23 तक ये जो पॉइंट है 7 मिलियन टन्स का, ये 10 तक पहुंच जाएगा।
और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होगा दैट इज़ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 6। SFBC ease of listing time cap. SFBs means small finance bank. SFBs are basically the financial institution that provides financial services to unserved or unbanked region of the country. ऐसे रीजन या ऐसे एरिया जहाँ पर बैंक जो फुल फ्लैश बैंक्स या बड़े बैंक या बिग चेन्स अवेलेबल नहीं हैं, उनकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं हैं, ऐसे प्लेसेस पर SFBs plays very important role for providing the financial services. And SFBs are actually registered as a public limited company under the Company Act 2013. तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत ये रजिस्टर्ड होती हैं। इनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव करना कंट्री में, to increase the access of financial services, provide basic banking services. They work as a alternative institutions. So more or less, these small finance banks are basically one of the very important pillar for improving financial inclusion in India. अब क्वेश्चन ये उठता है कि कंपनी एक्ट 2013 के तहत अगर ये रजिस्टर्ड होती है तो इनका रेगुलेशन कौन करता है? डेफिनेटली दे आर प्रोवाइडिंग द बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, दे आर बीइंग रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, Reserve Bank of India 1934, Foreign Exchange Management Act, Payment and Settlement Act, Credit Information Companies Act, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, and other relevant statutes and directives that basically regulate the financial services and banking services in India. So they generally work as a small banks for underprivileged, unserved areas. अब न्यूज़ क्या है? ये तो हमने पढ़ लिया SFBs के बारे में। न्यूज़ क्या है? SFBs आर बेसिकली लुकिंग फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट किस लिए? फॉर देयर लिस्टिंग after having met certain financial conditions to 8 years from 6 years currently. आरबीआई ने एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप IWG कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी फॉर दीज स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इस इंटरनल वर्किंग ग्रुप कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग को लेकर के, जिसमें से आरबीआई ने रिकमेंडेशन नंबर 31, रिकमेंडेशन नंबर 27 जो थी वो फिलहाल के लिए एक्सेप्ट नहीं करी थी, और उसी को लेकर के जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं दे आर रिक्वेस्टिंग टू आरबीआई कि उनका जो टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए 6 साल से बढ़ा करके 8 साल तक, आफ्टर हैविंग मेट सर्टेन फाइनेंशियल कंडीशंस। तो अप्रॉक्सीमेटली 33 रिकमेंडेशन दी थी इस इंटरनल वर्किंग ग्रुप कमेटी ने, जिसमें से 21 जो थी वो आरबीआई ने एक्सेप्ट कर ली थी। तो अब ये क्या थी? रिकमेंडेशन 31 और रिकमेंडेशन 27। As per the internal working group, extent guidelines on ownership and corporate structure for private banks. This was the title of that particular report. Whenever a new listing guidelines is issued, if the new rules are more relaxed, the benefit should be given to the existing banks immediately. And the second clause was, if the rules are tougher, the legacy bank should also conform to new tighter regulation, but a transition path may be finalized in consultation with affected banks to ensure the better compliances of the new norms in non-disruptive manner. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं बताऊं तो ये बोला था इंटरनल वर्किंग ग्रुप कमेटी ने कि अगर कोई लाइसेंसिंग रेगुलेशन चेंज होते हैं और वो लाइसेंसिंग रेगुलेशंस जो है वो रिलैक्स्ड हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो एग्जिस्टिंग बैंक्स को तुरंत देना चाहिए। लेकिन अगर वो न्यू रूल्स हैं दे आर टफर इन टर्म्स ऑफ कंप्लाइंसेस, तो जो लीगेसी बैंक्स हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं, उनके कंसल्टेशन से ये डिसाइड करना चाहिए कि उनको कंप्लाई करने के लिए कितना टाइम दिया जाना चाहिए। उनका प्रॉपर ओपिनियन, जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए, उनका प्रॉपर ओपिनियन लेना चाहिए, उनसे डेलिब्रेशन करके ही उस नए टफर रूल के कंप्लाइंसेस के लिए टाइम फ्रेम को डिसाइड करना चाहिए आरबीआई को। ये थी रिकमेंडेशन नंबर 31। अब रिकमेंडेशन नंबर 27 क्या थी? सच बैंक शुड बी लिस्टेड विद इन 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ रीचिंग अ नेट वर्थ इक्विवेलेंट टू द प्रेवलेंट
entry capital requirement prescribed for universal bank और 10 years from the date of commencement of operation। तो बेसिकली जो नए बैंक्स हैं उनके लिए उनकी लिस्टिंग के लिए बोला था कि जिस पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस थी कि अगर ये कंडीशंस नेट वर्थ की कंडीशंस और अगर ऑपरेशंस की कंडीशंस एक कि इतने टर्म्स तक 10 साल का ऑपरेशन हो गया या नेट वर्थ जो है वो कैपिटल एंट्री कैपिटल रिक्वायरमेंट तक पहुंच चुका है, तो जो बैंक्स हैं न्यूली जो कॉन्स्टिट्यूटेड बैंक्स हैं दे शुड बी लिस्टेड। तो अब इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 6 to 10 ईयर्स का 6 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रीचिंग अ नेटवर्थ इक्विवेलेंट टू द एंट्री कैपिटल रिक्वायरमेंट या फिर ऑपरेशन करते करते उनको 10 साल हो जाए। तो यही टाइम लाइन के लिए जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं दे आर एक्चुअली आस्किंग रिलैक्सेशन फ्रॉम आरबीआई। उनका ये कहना है कि जो ये 6 साल का जो टाइम पीरियड दिया हुआ है रिकमेंडेशन नंबर 27 में, इसको रिलैक्स करके 8 ईयर कर देना चाहिए एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 31। हालांकि आरबीआई कितना मानता है इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को ये फिलहाल फ्यूचर में देखने की बात है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट प्राइवेट बैंक्स हैं हम बोल सकते हैं स्मॉल बैंक्स हैं जस्ट लाइक जन बैंक, उत्कर्ष एसएफबी, फिनकेयर एसएफबी, ईएसएएफ एसएफबी, इन सब ने कलेक्टिवली ये रिक्वेस्ट करी है टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन नंबर 31 एंड 27। हालांकि जो इनका इनिशियल कैपिटल फ्लोट है दैट इज इन पाइपलाइन। सो लेट्स सी how RBI will actually accept this situation or this request. Right now, SFBs are actually not in very good situation, or discomfort stems from the fact that existing lot had faced the brunt of the after effects of demonetization in financial year 2016 and later by the pandemic. तो ये demonetization और pandemic के reason को cite करते हुए they are asking for 8 years, इट मीन्स +2 years, 2 साल का और रिलैक्सेशन मांग रहे हैं आरबीआई से। तो दीज आर द की पॉइंट्स यू कैन गो थ्रू। अब देख लेते हैं सम अदर शॉर्ट न्यूज क्लिप्स। इन्वेस्टमेंट वाया यूएई टू फेस मोर स्क्रूटनी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था जब इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने डील साइन करी थी कि जो भी कंसेशन है वो गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कंसेशन यूएई की कंपनीज को ही मिले, उसके थ्रू कोई भी अदर कंट्री राउंड ट्रिपिंग ना करे थ्रू यूएई। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल रखे गए थे कि जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा यूएई के थ्रू उसको स्ट्रिक्ट रूल में इसकी स्क्रूटनी होगी। बट ये जो न्यूज़ है आज की दैट इज़ रिलेटेड टू सम अदर थिंग। रिसेंटली यूएई बिकम द लेटेस्ट एडिशन इनटू द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दैट इज अ ग्लोबल फाइनेंसिंग क्राइम वॉचडॉग, इसकी ग्रे लिस्ट में यूएई आ चुका है। या हम ये बोले कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि 1989 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसने यूएई को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। Many of you might be knowing about this Financial Action Task Force. It is basically an intergovernmental organization that was established to set the standards and promote the effective implementation of legal, regulatory, and operational measures for combating the money laundering and terror financing. Initially, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, लेटर ऑन टेरर फाइनेंसिंग को भी इसके मैंडेट में ऐड कर दिया गया। तो इसका बेसिक पर्पस होता है कि किसी भी तरह के लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स लिए जाएं जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जो है वो रिड्यूस हो एंड अदर रिलेटेड थ्रेट टू द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम can also be minimized. So it was formulated in financial year 1989 by G7 summit which was held in Paris. और पैंडेमिक के ड्यूरेशन ने इस पर्टिकुलर टास्क फोर्स ने बहुत ही इफेक्टिवली काम किया कि किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग पैंडेमिक के टाइम में वनरेबल फाइनेंशियल सिस्टम्स को यूज़ करते हुए ना हो। अब रिसेंटली अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर हैं मैटर में तो पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में डालने की बात हुई थी कि बाद में ब्लैक लिस्टेड करने की भी बात हुई थी और कई सारे जो थे वो टाइम लाइन पाकिस्तान को दिए गए थे कि वो अपने यहाँ टेरर फाइनेंसिंग को रिड्यूस करे, कुछ एक्शन ले, मिनिमम एक्शन ले जैसे कि उसको ब्लैक लिस्टेड ना किया जाए। तो लास्ट टाइम पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में था
और अब जो है वो रिसेंटली जो इंडिया का ट्रेड पार्टनर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। एंड द कंट्रीज इंक्लूजन इनटू दिस पर्टिकुलर लिस्ट में रिड्यूस इट्स अट्रैक्टिवनेस as an investment hub for foreign inflows in India and definitely raise the level of scrutiny by Indian financial regulators. तो जो ट्रेड रिलेटेड स्क्रूटनी थी वो तो होगी होगी, अब FATF रिलेटेड स्क्रूटनी भी होगी और ये कहा जाएगा कि जो भी यूएई से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है इंडिया में, उसको प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज किया जाए, देखा जाए कि उसके रियल ओनर कौन है, हु इज द रियल ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, how the money is coming from one source to another. Or recently, the UAE has become the popular destination for firms and wealthy individuals seeking tax avoidance and is facing greater scrutiny amid global efforts to counter the Russia's invasion of Ukraine. और इस इन्वेजन की वजह से और ज़्यादा स्क्रूटनी बढ़ जाएगी। तो अब यूएई को बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी, फिलहाल इंडिया में यूएई के इन्वेस्टमेंट को इंडिया में बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी फेस करनी पड़ेगी। हालांकि अगर इन्वेस्टमेंट हब्स को देख, इन्वेस्टमेंट एफपीआई इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यूएई जो है वो इंडिया के टॉप रूट्स में नहीं आता। सो यूएई इज़ नॉट अमंग द टॉप 10 रूट्स फॉर एफपीआई इन्वेस्टमेंट इंडिया। इट इज़ रैंक 9th फॉर एफडीआई इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में तो टॉप 10 लिस्ट में नहीं है, लेकिन एफडीआई के लिए लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें 9th पोजिशन पर है यूएई। और approximately 41 category 1 और 98 category 2 FPI via UAE registered in India। तो इन सब का जो अब fund है that come under the scrutiny. This is the amount of FDI investment that come from UAE and FPI investment that comes from UAE in financial year 21 or 20. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। क्रेडिट एवेन्यू रेजेस $137 million becomes 10th unicorn in 22. So online debit marketplace, that is Credit Avenue, has become the 10th unicorn of financial year 22। ये कि जो मार्च में एंड हो रहा है, इसका 10th यूनिकॉर्न बन गई है क्रेडिट एवेन्यू कंपनी। सो अप्रॉक्सीमेटली $137 million का फंड रेजिंग किया इस कंपनी ने, और इस फंड रेजिंग के बाद दिस फिनटेक स्टार्टअप हैज़ बिकम द 10th यूनिकॉर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। रिसेंटली इंडिया में हमें यूनिकॉर्न्स के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, और इंडिया इज ऑन सेकेंड लिस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल यूनिकॉर्न, इज ऑन थर्ड लिस्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न नंबर्स एट वर्ल्ड लेवल। और इस पर्टिकुलर क्रेडिट एवेन्यू कंपनी के अलावा और कौन कौन से यूनिकॉर्न्स कंपनीज जो हैं, फिनटेक कंपनीज या स्टार्टअप्स जो यूनिकॉर्न हुए इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में, तो पॉलीगॉन हो गए, यूनिफोन हो गए, इलास्टिक रन, एक्सप्रेस बीज, लीड स्कूल, ऑल दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिकॉर्न दिस ईयर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जीएसटी काउंसिल में हाइक लोवेस्ट टैक्स स्लैब्स टू 8%. So GST Council in its next meeting is going to discuss for increasing the lower tax slabs to 8%. Lower tax slab अभी कितना है? 5% को 8% में कन्वर्ट कर सकती है जीएसटी काउंसिल। इस पर्टिकुलर प्रपोजल पर डिस्कशन होगा इनटू अपकमिंग मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल। So in order to increase its revenue, in order to do away with the state's dependence on center for compensation, the GST Council may go for such decision. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। IPO market grinds to halt after blockbuster 2021. So the IPO market has come to a grinding halt due to the sharp correction in the broader market and uncertain outlook created by Russia-Ukraine offensive. सो पिछले साल के कंपैरिजन में इस मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 10 कंपनीज ने आईपीओ रजिस्टर किया था, बट इस बार केवल और केवल 3 कंपनीज ही ऐसा कर पाई हैं फॉर द सेम पीरियड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। और सिंपली पार्टिसिपेंट्स और बैंकर्स का ही कहना है कि इस पर्टिकुलर मंथ में, इस पर्टिकुलर टाइम में किसी भी एक सिंगल डील को लॉन्च करना विल बी चैलेंजिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसरप्शन है ग्लोबल लेवल पर भी और मार्केट करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर पीडीएफ यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड सजेशन यू कैन राइट ऑन कॉमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।